Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly three issues. The first issue is related to historic Supreme Court order on governor's assent to bill, and the second issue is related to POCSO. Third issue is the digital frontier of inequality. So let's discuss all the issues in detail. What is historic Supreme Court order on governor's assent to bill? गवर्नर्स असेंट टू बिल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर क्या है? व्हाट इज इशू? द सुप्रीम कोर्ट slammed तमिलनाडु गवर्नर R.N. Ravi's conduct as unconstitutional, criticizing his prolonged inaction on 10 की बिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर R.N. रवि के कंडक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब ये कंडक्ट कौन सा था? तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए अबाउट 10 के बिल्स को लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग करके रखा विदाउट एनी रिप्लाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट कहा है। द कोर्ट नोटेड दैट ही फेल्ड टू एक्ट फॉर मंथ्स बिफोर स्टूपिडली रेफरिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ बिल को रेफर करने से पहले गवर्नर ने लॉन्ग टाइम पीरियड तक उन बिल्स को अपने पास पेंडिंग करके रखा। The top court deemed the 10 bills to have received assent, declaring following President Draupadi Murmu's actions to be void, assented to only one, rejecting 7 and not considering 2 bills. टॉप कोर्ट ने इन 10 बिल्स को जो कि गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किए गए थे, सभी बिल्स को इसने एसेंट गिवन मान लिया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 बिल्स पर जो एक्शन लिए गए थे, 1 बिल को एसेंटिंग इन्होंने गिवन किया था, 7 बिल को रिजेक्ट किया था, 2 बिल्स ऐसे थे जिनको कंसिडर ही नहीं किया गया था। इन सभी बिल्स को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू पास कर दिया गया है। इट ऑल्सो फिक्स्ड टाइम लिमिट्स ऑफ 1 to 3 months फॉर गवर्नर्स टू टेक एक्शन ऑन फ्यूचर बिल्स। फ्यूचर में किसी भी स्टेट असेंबली के द्वारा अगर कोई बिल पास किया जाता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किया जाता है, 1 to 3 मंथ के अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट को इस पर अपना एसेंट या डिसेंट या जो भी रिप्लाई है वो गिवन करना होगा। The court said that a governor must be a friend, guide and philosopher to the state and not a hindrance. कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। What is the argument of तमिलनाडु स्टेट ऑन दिस इशू? इस इशू पर तमिलनाडु स्टेट का आर्गुमेंट क्या है? तमिलनाडु said through machination of the governor, center take decisions on issues coming within the ambit of the state legislative domain. तमिलनाडु स्टेट ने कहा कि गवर्नर का मशीनेशन किया जा रहा है। स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आने वाले सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू डिसीजन टेकिंग कर रही है। इट आर्ग्यूड दैट द गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द constitution of the president is limited and confined to specific circumstances detailed in the provision to article 213 of the constitution. तमिलनाडु ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही गवर्नर किसी बिल को रिजर्व करके रख सकता है। उसके लिए 213 आर्टिकल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज नॉट गिवन एनी रिजर्व व्हाटसोएवर फॉर विदहोल्डिंग असेंट। प्रेसिडेंट ने भी तमिलनाडु के कुछ बिल को विदहोल्ड करके रखा, बट किसी टाइप का कोई रीजन उन्होंने गिवन नहीं किया। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, 200, 201। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक आर्बिट्रेरी एक्शन है। आर्टिकल 14, 200, 201 का इसमें वायलेशन किया गया है। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन है। 200 के अंदर किसी भी बिल को एसेंट ग्रांटिंग करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। 201 के अंदर प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 201 के अंदर गवर्नर किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखता है तो इसके लिए प्रोसीजर गिवन है। What does the Constitution say? Article 200 of the Constitution lay down that when a bill passed by state legislature is presented to the governors for their assent, they have 4 alternatives. Number 1, यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 के अंदर ये ले डाउन किया गया है कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास कर दिया जाता है, गवर्नर के एसेंट के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है। इस केस में गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर 1, मे गिव एसेंट टू द बिल। गवर्नर चाहे तो इस बिल को एसेंट गिवन कर सकता है। नंबर 2, मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच केस द बिल फेल टू बिकम लॉ। गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल के एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है। इस केस में बिल रिजेक्ट हो जाता है और वो लॉ नहीं बन पाता है। नंबर 3, मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न करके रख सकता है। फोर्थ केस में कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो उस बिल को रिजर्व करके रख सकता है। ये 4 अल्टरनेटिव्स गवर्नर के पास होते हैं आर्टिकल 200 के अंडर।
गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के बेस पर वर्क करना होता है। द गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज व्हिच रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दे मे आल्सो रिजर्व बिल्स ऑन कॉन्करेंट लिस्ट दैट आर रिपग्नेंट टू अ यूनियन लॉ बेस्ड ऑन अ मिनिस्टर एडवाइस। गवर्नर्स को कुछ सर्टेन बिल्स को ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए, सच एज हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड कोई बिल है, कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड कोई बिल है, इस टाइप के बिल्स को ही गवर्नर को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। किसी भी बिल के रिगार्डिंग गवर्नर को कितने दिन के अंदर अपना डिसीजन देना होगा, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है। वैन अबाउट प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन से रिलेटेड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन गिवन किया है। Court ruled that a bill cannot be reserved for a president consideration once it has been returned to the state legislature, reconsidered and resubmitted for assent। कोर्ट ने कहा है कि उस बिल को प्रेसिडेंट के रिजर्व के लिए गवर्नर नहीं रख सकता। अगर एक बार गवर्नर ने स्टेट असेंबली की रिकंसिडरेशन के लिए इसको फॉरवर्ड किया, अगेन स्टेट असेंबली के द्वारा इस बिल को पास किया गया और गवर्नर के एसेंट के लिए रिसबमिट किया गया, इस टाइप के बिल को प्रेसिडेंट के पास उसको रिजर्व करके नहीं रखा जाएगा रिकमेंडेशन के लिए। The only exception is if the bill in its second iteration is materially different from the original version। अगर सेकंड केस में स्टेट असेंबली के द्वारा जो पास किया गया बिल है उसका इटरेशन डिफरेंट है ओरिजिनल वर्जन से, उस केस में उसको प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किया जा सकता है। जजमेंट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सच रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल डिसैटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल इम्पीडियंस एंड इज ओनली परमिसिबल व्हेन द बिल इज अ ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जजमेंट के अंदर ये भी क्लैरिफाइड किया गया है कि कोई भी अगर बिल रिजर्व करके रखा जाता है तो पर्सनल डिसैटिस्फैक्शन या पॉलिटिकल इम्पीडियंसी के बेस पर उसको रिजर्व नहीं किया जाएगा। अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए थ्रेट से रिलेटेड कोई बिल है, इसी टाइप के बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व करके रख सकता है। जजेस हैव सेट 3 मंथ्स डेडलाइन फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड वेदर टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर के जो बिल रेफर किया गया प्रेसिडेंट के लिए 3 मंथ के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपना डिसीजन देना पड़ेगा। जजमेंट के अंदर एक प्रोविजन है, अभी जजमेंट आया है, any delay beyond this period must be accompanied by justifiable reason and communicated to the concerned state, the ruling state। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग में ये कहा गया है कि अगर 3 मंथ के अंदर कोई भी एसेंट या डिसीजन नहीं दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो कंसर्न स्टेट के लिए यहाँ पर कम्युनिकेट इसके साथ करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। हाउ गवर्नर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में गवर्नर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम गवर्नर्स आर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक नॉमिनल हेड है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है। गवर्नर एक्ट एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स। गवर्नर सेंटर के अपॉइंटी होते हैं और क्रिटिकल टाइम में नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट डिटरमाइन पावर्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एट स्टेट। फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और गवर्नर के ऑफिस को स्टेट के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इज जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल। क्या गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई भी बिल को इस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। द जजेस एम्फसाइज दैट एनी एक्सरसाइज ऑफ गवर्नेटोरियल डिस्क्रिशन मस्ट बी अंडर जुडिशियल रिव्यू टू प्रिवेंट एनी डिसरिगार्ड फॉर द विल ऑफ द पीपल। जजेस ने एम्फसाइज किया है कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। Invoking its inherent power under Article 142 of the Constitution, the court deemed the 10 pending bills to have received assent। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज करके यहाँ पर 10 पेंडिंग बिल्स को एसेंट गिवन कर दिया है। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू। इस इशू से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन के द्वारा गिवन किए गए थे। इट मीन्स गवर्नर या प्रेसिडेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे। सरकारिया कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो मेनली प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे। सरकारी कमीशन 1987 हैज सबमिटेड दैट बिल शुड बी रिजर्व्ड इन रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सरकारी कमीशन ने 1987 में ये यहाँ पर रिकमेंडेशन सबमिट किया कि बिल के अंदर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो उसको रिजर्व करके रखा जा सकता है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स।
सरकारी कमीशन ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नर को आर्टिकल 200 के बेस पर मिनिस्टर्स की एडवाइस पर वर्क करना चाहिए। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसने ये भी रिकमेंड किया कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को इस तरह के बिल्स को डिस्पोज कर देना चाहिए। इफ प्रेसिडेंट विद होल्डिंग एसेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट वॉट एवर पॉसिबल। सरकारी कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया कि अगर प्रेसिडेंट एसेंट को विदहोल्ड करके रखता है तो इससे रिलेटेड रीजन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। द पुंछ कमीशन 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill presented for their assent within a period of 6 months। पुंछ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि गवर्नर को इसके बिफोर जो भी बिल प्रेजेंट किया गया है 6 मंथ पीरियड के अंदर इसको अपना एसेंट गिवन करना चाहिए। हाउएवर दीज रिकमेंडेशंस वो हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। पंची कमीशन या सरकारी कमीशन के द्वारा गवर्नर या प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस किए गए थे अभी तक इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हाउ कैन दिस इम्पासी बी रिजॉल्व, इस इम्पासी को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। द मेन रीजन ऑफ दिस इम्पासी विच प्लॉड आवर फेडरल सेटअप इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गुबर्नेटोरियल पोस्ट। इस इम्पासी का जो मेन रीजन है वो जो कि हमारे फेडरल सेटअप को प्लॉड कर रहा है वो है गुबर्नेटोरियल पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर एबोलिशन ऑफ गवर्नर्स पोस्ट इन द पास्ट में कुछ पॉलिटिशियंस ने यह भी रिकमेंड किया है कि इस इम्पासी को सॉल्व किया जा सकता है अगर गवर्नर की पोस्ट को एबोलिश कर दिया जाए। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अमेंड टू प्रोवाइड दैट सीएम शैल बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बिफोर कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया जाना चाहिए। द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंची कमीशन दैट गवर्नर में बी रिमूव्ड थ्रू एन इम्पीचमेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी प्रोविजन नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट स्टार्ट करे। ऐसा पावर स्टेट लेवल असेंबली को गिवन किया जाना चाहिए और ऐसा रिकमेंडेशन पुंची कमीशन ने किया था। दिस वुड आर्म द स्टेट लेजिस्लेचर विद द पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर। इससे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाएगी कि अगर अनकोऑपरेटिव गवर्नर अनकोऑपरेटिव है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट करके उसको रिमूव कर सकता है। व्हाट इज पोक्सो एक्ट? पोक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो एक्ट क्या है और पोक्सो एक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं वो सभी प्रोविजन हम इस इशू के अंदर डिस्कस करेंगे। भाई न्यूज in one of the speediest trial in a protection of children from sexual offences case in the country, a Delhi court on April 16 awarded life imprisonment to a 45-year-old man for raping and impregnating a 16-year-old girl within 7 weeks of the registration of FIR। दिल्ली के एक कोर्ट ने एक 45-year-old मैन को पोक्सो एक्ट के अंदर लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया है बिकॉज उसने 16-year-old गर्ल के साथ रेप किया, उसको प्रेग्नेंट किया। और ये जो एक एग्जांपल है ये कोर्ट की एक स्पीडेस्ट ट्रायल का एग्जांपल है। FIR रजिस्ट्रेशन के बाद 7 वीक के अंदर ही इस केस के अंडर कोर्ट ने बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर रेप करने वाले पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया है। व्हाट इज द पोक्सो एक्ट? पोक्सो is the first comprehensive law in India aims to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years। इंडिया के अंदर पोक्सो एक कम्प्रीहेंसिव लॉ है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव 18 ईयर से कम एज वाले चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल एब्यूज से बचाना है। इट मीन्स 18 ईयर से बिलो चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या सेक्सुअल एब्यूज का एक्ट किया जाता है इस एक्ट को एड्रेस करने के लिए इस ऑफेंस के अगेंस्ट इंडिया के अंदर एक लॉ है जिसको हम पोक्सो एक्ट कहते हैं। दिस लॉ वॉज इनेक्टेड इन 2012 एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस लॉ को 2012 में इनेक्टेड किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस एक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है। इट वॉज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफिक वायलेशंस एज वेल एज टू एस्टेब्लिश स्पेशल कोड फॉर सच ट्रायल। पोक्सो एक्ट इंडिया के अंदर इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया
सो दैट चिल्ड्रन को सेक्सुअल असोल्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके, पोर्नोग्राफिक वायलेशन से उन्हें प्रोटेक्ट किया सके, और साथ ही इसी के अंडर कुछ स्पेशल कोड फॉर स्पीडी ट्रायल इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविजन किया गया। Act was amended in 2019 to strengthen the penalties for specified offenses in order to deter abusers. Abusers को डेटर करने के लिए 2019 में पोक्सो एक्ट के अंदर पेनल्टीज को स्ट्रेंथ करने के लिए स्पेशली कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंस के अगेंस्ट पेनल्टीज को स्ट्रेंथ करने के लिए 2019 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। पोक्सो was enacted in consequence to India's ratification to the UN Convention on the Right of Child in 1992। पोक्सो जो इनेक्ट किया गया है वो इंडिया के द्वारा यूएन कॉन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1992 के रेटिफिकेशन के बाद इंडिया के अंदर यह इनेक्ट किया गया। व्हाट वाज स्पेशल प्रोविजंस अंडर पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर 1, इट इज जेंडर न्यूट्रल नेचर। इट्स जेंडर न्यूट्रल नेचर, इसका जो नेचर है वो जेंडर न्यूट्रल है। इट मीन्स बॉयज और गर्ल्स दोनों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए वर्क करता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी, इसके अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। नंबर 3, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड एब्यूज केसेस, कोई भी चाइल्ड के साथ अगर एब्यूज होता है उसका रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। नंबर 4, नॉन रिपोर्टिंग इज ए क्राइम, नॉन रिपोर्टिंग अगर किया जाता है तो ये क्राइम माना जाएगा। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एब्यूज, एब्यूज को रिपोर्ट करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। नंबर 1, इट्स जेंडर न्यूट्रल नेचर। द एक्ट रिकॉग्नाइजेस दैट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज एंड सच एब्यूज इज अ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द विक्टिम। ये जो एक्ट है ये गर्ल्स और बॉयज दोनों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए वर्क करता है, और यहाँ पर विक्टिम का जेंडर नहीं देखा जाता है। इट मीन्स बॉयज है या गर्ल्स है, दोनों के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल एब्यूज होता है 18 ईयर्स से लेस एज वाले चिल्ड्रन के साथ, दोनों के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। एज पर सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012, द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स मस्ट बी कीप कॉन्फिडेंशियल। पोक्सो एक्ट के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। पोक्सो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और एनी अदर कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल दैट कुड रिवील द विक्टिम्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग द नेम, एड्रेस एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन। मीडिया के लिए भी यहाँ पर ये ऑब्लाइड किया गया है कि वो किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी सच एज नेम, एड्रेस एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। Number 3, mandatory reporting of any child abuse cases. Section 19 to 22 compel individual who have knowledge or a reasonable suspicion of such offences to report them to concerned authorities. पोक्सो एक्ट सेक्शन 19 टू 22 के अंदर इंडिविजुअल्स को कंपेल किया गया है कि इंडिविजुअल को अगर ऐसा लगता है कि किसी बॉयज या गर्ल्स के साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, इसका जो रिपोर्ट है वो कंसर्न अथॉरिटीज को प्रोवाइड करा है, ये उसके लिए एक तरीके से मैंडेटरी किया गया है। नंबर 4, नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम। एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन हु फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस में फेस पनिशमेंट। कोई पर्सन इंचार्ज, किसी इंस्टीट्यूशन का पर्सन इंचार्ज अगर इस तरह के एक्ट का, इट मीन्स चाइल्ड के साथ अगर सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, इस तरह के एक्ट का अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट फेस करना पड़ सकता है। नंबर 5, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एब्यूज। अ विक्टिम में रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन ईयर्स आफ्टर द एब्यूज हैज अकर्ड। विक्टिम एनी टाइम रिपोर्टिंग कर सकता है, चाहे एब्यूज कई सालों पहले किया गया है उससे रिलेटेड वो कभी भी रिपोर्टिंग करा सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। चैलेंजेज इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बिफोर क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या इशूज हैं? नंबर 1, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्राइव्ड पर्सन। एग्राइव्ड पर्सन के लिए यहाँ पर पीपल सपोर्ट के लिए आगे नहीं आते हैं। अ क्रिटिकल लैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 इज द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर विक्टिम्स। विक्टिम्स के सपोर्ट के लिए सपोर्ट पर्सन का एब्सेंस है, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्रिटिकल लैक है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इन 96% ऑफ पोक्सो केसेस विक्टिम्स वर नॉट प्रोवाइडेड नेसेसरी सपोर्ट थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया कि पोक्सो केसेस का 96% केसेस में विक्टिम्स को थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है।
A support person may be any person or organization working in the field of child rights और child protection. सपोर्ट पर्सन की अगर बात की जाए तो सपोर्ट पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी इस फील्ड में वर्किंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या चाइल्ड राइट्स फील्ड में या चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए वर्क करने वाला कोई भी पर्सन इसके लिए सपोर्ट कर सकता है। इट मीन लीगल प्रोसेस में कोई भी सपोर्ट कर सकता है। नंबर 2, insufficient POCSO code. Not all districts have POCSO codes. As of 2022, only 408 POCSO codes were established across 28 states as part of First Track Special Courts Scheme. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोक्सो कोड अवेलेबल नहीं है। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 स्टेट के अंदर अबाउट 408 पोक्सो कोड हैं और ये जो कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती हैं पोक्सो कोर्ट, ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के अंडर इस्टेब्लिश की जाती हैं। नंबर 3, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टेजेज। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशली ट्रेन टू हैंडल केसेस ऑफ पोक्सो। पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है और इंडिया के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का लैक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया? इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC, इंडिया currently account for the maximum number of online child sexual abuse imagery in the world, followed by Thailand. NCMEC जो कि यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करंटली इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजनरी यहाँ पर होता है, यानी ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज इसी कंट्री के अंदर होता है। सेकंड नंबर पर थाईलैंड आता है। Delhi tops the list for the maximum child porn uploads, followed by महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स जो होती हैं वो दिल्ली के अंदर होती हैं, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल के अंदर अपलोड की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB रिपोर्ट 2023, अबाउट 781 केसेस ऑफ क्रिएटिंग और स्टोरिंग चाइल्ड पोर्न वर रिकॉर्डेड इन 2018। NCRB की एक 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया के अंदर 718 केसेस ऐसे थे जो कि क्रिएटिंग चाइल्ड पोर्न क्रिएटिंग या स्टोरिंग करने से रिलेटेड है। इन 2017 देयर वर 331 केसेस। बात अगर 2017 की जाए तो अबाउट 331 केसेस रजिस्टर किए गए थे। व्हाट इज ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस? ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इशूज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इशू? इंडिया स्टैंड्स एट अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इट्स डिजिटल रेवोल्यूशन। इंडिया अपने डिजिटल रेवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट पर अभी स्टैंड किया हुआ है। टुडे इंडिया हैज 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शन, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड 600 मिलियन स्मार्टफोन। करंट में इंडिया के अंदर अबाउट 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शन हैं, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड 600 मिलियन स्मार्टफोन अवेलेबल है पूरे इंडिया के अंदर। इन मैनी कंट्रीज जो सर्ज इन जेंडर बेस्ड वायलेंस, पर्टिकुलरली टेक फैसिलिटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ कंसर्निंग इशू। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस GBV का सर्च हो रहा है और ये जो वायलेंस है वो टेक फैसिलिटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस है। ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्निंग इशू है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड अब कोई बहाना नहीं, अ नेशनल कैंपेन अलाइन विद द ग्लोबल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया था, अब कोई बहाना नहीं। ये एक नेशनल कैंपेन है और ये जो नेशनल कैंपेन था वो ग्लोबल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ इसको अलाइन किया गया था। इट मीन्स अब कोई बहाना नहीं, ये एक नेशनल कैंपेन जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इस कैंपेन को ग्लोबल कैंपेन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ इसको अलाइन किया गया। दिस एनुअल कैंपेन इज लीड बाय UN वुमेन, अ यूनाइटेड नेशंस एंटिटी डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये जो एनुअल कैंपेन है ये UN वुमेन के द्वारा लीड किया जाता है। UN वुमेन जो कि यूनाइटेड नेशंस एंटिटी का एक पार्ट है और जेंडर इक्वलिटी के लिए इसको डेडिकेटेड किया गया है, साथ ही वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है।
अबाउट ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस OGBV के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेफिनेशन। इट इज टारगेटेड हरासमेंट एंड प्रिजुडाइज थ्रू टेक्नोलॉजी अगेंस्ट पीपल स्पेशली वुमेन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। OGBV ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस जेंडर के बेस पर स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट कुछ टारगेटेड हरासमेंट एंड प्रिजुडाइज हैं जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा किए जाते हैं। इट मीन्स ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट किए गए वो वायलेंस हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेचर ऑफ ऑनलाइन एब्यूज डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन दोनों के अगेंस्ट ऑनलाइन एब्यूज होते हैं, बट दोनों के अगेंस्ट किए जाने वाले एब्यूज का नेचर डिफरेंट है। वाइल मैन में फेस डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दियर एक्शंस और ड्यूटीज, वुमेन फेयर ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड बॉडी शेमिंग। मैन के अगेंस्ट अगर ऑनलाइन एब्यूज होता है तो मैन यहाँ पर अपने एक्शंस और ड्यूटीज के रिगार्डिंग डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जैसे इंसिडेंट फेस कर सकते हैं। जबकि वुमेन को अगर सेक्सुअल ऑफेंस अब्यूज किया जाता है तो वुमेन के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्टिफिकेशन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड बॉडी शेमिंग इसमें आ सकता है। Studies across the world show that 16 to 58% of women and girls have been targeted by violence online. एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में अबाउट 16 to 58% वुमेन एंड गर्ल्स को ऑनलाइन वायलेंस के लिए टारगेट किया जाता है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सो अ कंसिडरेबल 11% राइज इन 2022 कंपेयर टू 2021। NCRB के एक डाटा के अकॉर्डिंग 2022 में वुमेन के अगेंस्ट साइबर क्राइम 2021 के कंपेयर में 11% इंक्रीज हुआ। इंसिडेंट वेयर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ऑफ वुमेन वर ट्रांसमिटेड और पब्लिश्ड स्टूड एट 2251 in 2022 compared to 1896 in 2021। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ऑफ वुमेन यानी ऐसा मटेरियल जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, वुमेन से रिलेटेड मटेरियल जिसको ट्रांसमिट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, इससे रिलेटेड जो इंसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2021 में 1896 केसेस रजिस्टर किए गए थे, जबकि 2022 में ये इंक्रीज होकर 2251 केसेस रजिस्टर किए गए। At the same time, other cyber crimes targeting women such as defamation, blackmail, morphing, creating fake profiles, etc. stood at 689 in 2022 and 701 in 2021। वुमेन के अगेंस्ट कुछ अदर साइबर क्राइम्स किए गए सच एज डिफेमेशन से रिलेटेड, ब्लैकमेलिंग, मोर्फिंग, क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स, ये सब भी इनके अगेंस्ट कुछ क्राइम किए गए। 2001 में 701 केस रजिस्टर किए गए और 2021 में 622 में 689 केसेस रजिस्टर किए गए। एडिशनल रिस्क फॉर मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन डिजिटल स्पेस। मार्जिनलाइज्ड वुमेन के अगेंस्ट डिजिटल स्पेस में कुछ एडिशनल रिस्क यहाँ पर शो किए गए। डिसेबल्ड वुमेन, LGBT+ वुमेन फेस कंपाउंडेड एब्यूज। डिसेबल्ड वुमेन या LGBTQ+ वुमेन को यहाँ पर कुछ कंपाउंडेड एब्यूज फेस करने पड़ते हैं। इट मीन्स इन्हें प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस। ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? नंबर 1 सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। जेंडर बेस्ड थ्रेट एंड लैंग्वेज ये भी इसके अंदर आता है। सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन फेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑनलाइन एब्यूज सच एज सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूडिंग lewd comment, अनसॉलिसिटेड सेक्सुअल मैसेज एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस। वुमेन को स्पेसिफिक टाइप ऑनलाइन एब्यूज फेस करना पड़ता है सच एज सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन एब्यूज इन्हें फेस करना पड़ता है। इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ल्यूड कमेंट हो सकता है, अनसॉलिसिटेड सेक्सुअल मैसेज हो सकते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज हो सकते हैं। जेंडर बेस्ड थ्रेट एंड लैंग्वेज, वुमेन ऑफन रिसीव थ्रेट ऑफ रेप, स्टॉकिंग, डॉक्सिंग एंड असॉल्ट। ऑनलाइन इन्हें थ्रेट भी गिवन किए जाते हैं, स्पेशली थ्रेट ऑफ रेप, स्टॉकिंग, डॉक्सिंग एंड असॉल्ट, ये यहाँ पर इन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू क्रिएट सेफ डिजिटल स्पेस फॉर वुमेन। वुमेन के लिए डिजिटल स्पेस को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नंबर 2 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021। नंबर 4 साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। नंबर 1 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। दिस अभियान एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फोकसिंग ऑन एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है, साथ ही रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने पर इसका फोकस है।
दिस स्कीम टारगेट 60 मिलियन हाउस होल्ड एम्पावरिंग द रूरल पॉपुलेशन थ्रू डिजिटल स्किल। इस स्कीम के अंडर डिजिटल स्किल के थ्रू पॉपुलेशन को यहाँ पर एम्पावर करना है। नंबर 2, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंगेजमेंट। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ये जो कैंपेन है ये MEIT के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिटीजन्स को ऑनलाइन सेफ्टी के रिस्पेक्ट में एजुकेट करना है, साथ ही रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंगेजमेंट को प्रमोट करना इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। Stay Safe online campaign was conceptualized as part of India's G20 presidency to raise awareness about safe internet practices, social media usage and digital payment system. Stay Safe online campaign जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था वो G20 प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास थी उस ड्यूरिंग ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था, सो दैट सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के बारे में पीपल को अवेयर किया जा सके, सोशल मीडिया यूजेज के बारे में अवेयर किया जा सके, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पीपल को अवेयर किया जा सके। Number 3, Information Technology Rules 2021. It mandates social media platform to greater diligence with respect to the content on their platform. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर ग्रेट डिलीजेंस इस रूल के अंदर मैंडेट किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है इन सभी कंटेंट को लेकर यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म को सीरियस इन रूल्स के थ्रू किया गया है। एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव्स ID rules assign clear responsibility to social media intermediaries for the removal of harmful content including deep fake videos और photos। ID rules ये असाइन करता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को कि वो हार्मफुल कंटेंट को रिमूव करें, साथ ही डीप फेक वीडियोज और फोटोज को ये यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म से इसको हटाएं। There is provision for direct request for the content takedown in specific cases of content related to impersonation, breach of bodily privacy, etc. यहाँ पर सोशल मीडिया फ्यूडिशरीज जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर कंटेंट को टेक डाउन करने से रिलेटेड डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जा सकती है। अगर कोई कंटेंट इम्पर्सोनेशन या बॉडीली प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, इस टाइप के कंटेंट को यहाँ पर टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स, स्पेशली वुमेन यूजर्स की डिग्निटी एंड सेफ्टी को यहाँ पर इंश्योर किया जाना, स्पेशली वुमेन के केस में इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडियरीज आर ऑब्लाइज्ड टू डिसेबल एक्सेस और रिमूव कंटेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। किसी कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट अगर की जाती है तो यहाँ पर इंटरमीडियरीज को अप्लाई किया गया 24 आवर के अंदर या तो एक्सेस को डिसेबल किया जाए, कंटेंट को रिमूव किया जाए। Content that expose the private areas of individuals, so full or partial nudity of individuals or in sexual act or is in the nature of impersonation including mocked images etc. किस किस केस में कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है या एक्सेस को डिसेबल किया जा सकता है? कोई भी कंटेंट अगर किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट एरिया को एक्सपोज करता है, फुल और पार्शियल न्यूडिटी को शो करता है, कोई सेक्सुअल एक्ट उसके अंदर अगर है, इम्पर्सोनेशन नेचर टाइप का कंटेंट है, मोड इमेजेज है, तो इस टाइप के कंटेंट को यहाँ पर टेक डाउन किया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है। नंबर 4, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, CCPWC स्कीम। CCPWC स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस स्कीम एम्स टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। CCPWC स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई। इस स्कीम का जो मेन एम है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई भी साइबर क्राइम अगर होता है तो इसको प्रिवेंट करना है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स टेकन फॉर क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेस फॉर वुमेन के लिए सेफ डिजिटल स्पेस क्रिएट करने के लिए ग्लोबली कौन कौन से इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, 67 सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 2023। नंबर 2, सेफ सिटीजन सेफ पब्लिक स्पेसेस ग्लोबल प्रोग्राम बाय UN वुमेन। नंबर 3, हर फॉर सी कैंपेन ऑफ UN। नंबर 4, डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। फेसबुक सेफर इंटरनेट डे। Number 67 session of the Commission on the Status of Women 2023. CSW 67 acknowledged the critical role of technology and innovation in achieving gender equality and stress for more investment to reduce the gender digital gap. CSW 67 ये एक्नॉलेज करता है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले किया ही है, साथ ही ये अपनी तरफ से ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जेंडर इक्वलिटी को और ज़्यादा बूस्ट करे, साथ ही जेंडर डिजिटल गैप को रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर इसने स्ट्रेस किया।
Number two, Safe Cities and Safe Public Space Global Program by UN Women, launched to address violence and harassment against women in public spaces, including online environment. पब्लिक स्पेसेस पर वुमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस एंड हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए सेफ सिटीज सेफ पब्लिक स्पेस ग्लोबल कैंपेन यूएन वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया गया। नंबर थ्री, हर फॉर सी He for C campaign of UN encourage men to advocate for gender equality and safe spaces for women both offline and women online. He for C कैंपेन यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके अंडर मैन को जेंडर इक्वलिटी को एडवोकेट करने के लिए एनकरेज किया गया। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन पब्लिक स्पेसेस पर वुमेन को सेफ्टी देने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया। नंबर फोर, डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन DSA, launched in 2022. This act holds tech companies accountable for harmful content on their platform, including gender-based violence. 2020 में DSA लॉन्च किया गया और इस एक्ट के अंडर हार्मफुल कंटेंट के लिए यहाँ पर कंपनीज को अकाउंटेबल होल्ड किया गया और जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर कोई भी कंपनी करता है तो उसके लिए यहाँ पर उसको अकाउंटेबल डिक्लेयर किया जाएगा डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अंडर। नंबर फाइव, फेसबुक प्रोवाइड टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर यूजर्स टू रिपोर्ट हरासमेंट एंड एक्सेस सेफ्टी फीचर्स सच एज ब्लॉकिंग एंड रिपोर्टिंग यूजर हु एंगेज इन हार्मफुल बिहेवियर। फेसबुक के पास भी कुछ हरासमेंट को रिपोर्ट करने वाले टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं जो कि वुमेन के हरासमेंट को कम कर सकता है एंड वुमेन के सेफ्टी फीचर्स तक एक्सेस करने के लिए कुछ टूल्स हैं सच एज वुमेन चाहे तो पर्सन को ब्लॉक कर सकती हैं और जो भी हार्मफुल बिहेवियर में एंगेज हो रहा है उसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट कर सकती हैं। Number six, Safer Internet Day. It is an annual event launched by the European Commission that promotes a safer and more responsible use of online technology and mobile phones by children and young people across the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर चिल्ड्रन और यंग पीपल को मोबाइल फ़ोन एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है, किस तरह से सेफ्टी को प्रमोट करना है, इसके लिए यूरोपियन कमीशन ने एक एनुअल इवेंट लॉन्च किया जिसको सेफर इंटरनेट डे के नाम से जाना जाता है। सो थैंक्स।